हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द टुमारो वॉर मूवी की, जो कि एक एक्शन क्रीचर मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब द टुमारो वॉर मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि कुछ लोग आसमान से नीचे गिर रहे थे। दरअसल यह एक पोर्टल था और उसी पोर्टल से डैन नाम का शख्स भी आता है। वो एक स्विमिंग पूल में गिरता है। डैन देखता है कि यहाँ पर जंग छिड़ चुकी थी और दुनिया तबाही की कगार पर थी। अब यहाँ से कहानी 28 साल पहले दिसंबर 2022 से शुरू होती है। डैन फोन पर एक इंटरव्यू दे रहा था। यह इंटरव्यू रिसर्च लैब में पोस्ट पाने के लिए दे रहा था। डैन उस साइंटिफिक रिसर्च लैब में एज ए साइंटिस्ट काम करना चाहता था। डैन अब घर आता है तो वो देखता है कि घर पर क्रिसमस पार्टी चल रही थी। डैन वहाँ अपनी वाइफ एमी से मिलता है और उसे बताता है कि अभी कॉल पर मेरा इंटरव्यू चल रहा है और शायद उस पोस्ट के लिए मुझे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। डैन बहुत ही एक्साइटेड था। अब डैन की बात साइंटिफिक रिसर्च लैब के मेन इंचार्ज आर्थर से होने वाली थी और अभी डैन को होल्ड पर रखा गया था। एमी डैन से कहती है कि तुम्हारे डैड ने हमारे बेटी म्यूरी के लिए एक क्रिसमस कार्ड भेजा है, लेकिन डैन इस बात से खुश नहीं था। वो एमी से कहता है कि मेरे डैड जेम्स ने कभी हमारी परवाह नहीं की। वो मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर चले गए थे, तो अब मैं उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। अब डैन की बात आर्थर से होती है। आर्थर डैन की डिग्री और सर्टिफिकेट देखकर कहता है कि डैन, तुम आर्मी में थे और तुमने इराक में युद्ध मिशन भी चलाए थे। वही आर्मी की रिसर्च लैब में भी तुम काम कर चुके हो, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर था और हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस ज्यादा हो। आर्थर डैन से कहता है कि मुझे माफ करना, हमें एक ऐसा बंदा मिल गया है जिसका तजुर्बा तुमसे ज्यादा है। इस बात से डैन बहुत ही अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट बनना चाहता था और उसके लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब डैन अपनी वाइफ और बेटी के साथ बैठकर सॉकर वर्ल्ड कप की मैच देख रहा था। अब मैच के दौरान सबको कोई आवाज सुनाई देती है। सब लोग देखते हैं कि फुटबॉल मैच के ग्राउंड पर एक पोर्टल से कुछ लोग नीचे आ रहे थे। वो लोग करीब 50 या 60 लोग थे और उनके पास हथियार थे। वो सभी सोल्जर थे। अब उनके लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट सबसे कहते हैं कि हम भविष्य से आए हैं, सन 2051 से, यानी कि आज से ठीक 30 साल बाद से। यह ब्रॉडकास्ट लाइव थी और दुनिया भर के लोग यह सब देख रहे थे। लेफ्टिनेंट हार्ट सबसे कहती है कि एक खतरनाक दुश्मन से हमारी जंग चल रही है और हम हार रहे हैं। ठीक 1 साल बाद एलियंस पृथ्वी पर हमला करेंगे और दुनिया से इंसानियत का वजूद मिटा देंगे। उन एलियन को हम व्हाइट स्पाइक कहते हैं और उनकी तादाद हमसे ज्यादा है और हम अकेले उन एलियन से मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ आप लोगों से मदद लेने आए हैं। अगर दुनिया में इंसानों का वजूद बरकरार रखना है तो उस जंग में आप सबको हमारी मदद करनी होगी, वरना दुनिया का नामो निशान मिट जाएगा। यह था द टुमारो वॉर मूवी का इंट्रो सीन। अब यहाँ से 1 साल बाद से कहानी शुरू होती है। लेफ्टिनेंट हार्ट और उसके सोल्जर के आने के बाद दुनिया भर से सभी देश उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दुनिया भर से भेजे गए सोल्जर को उन खतरनाक एलियन से लड़ने के लिए फ्यूचर वर्ल्ड में भेजा गया और सभी ने उन एलियन का बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन उन एलियन के सामने टिक पाना मुश्किल था और देखते देखते सिर्फ 1 साल में उस जंग में भेजे गए काफी सोल्जर मारे गए। अब सिर्फ 20% जितने ही सोल्जर बचे थे। अब दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो दुनिया से साधारण नागरिक भी सिलेक्ट करके उन्हें उस जंग में भेजे गए, लेकिन एलियन के साथ जंग अब भी जारी थी। अब यह नौबत आ गई थी कि भविष्य में सिर्फ 5 लाख जितने लोग ही बचे थे और एलियंस जल्द ही उनका सफाया भी कर देंगे। इस जंग की वजह से काफी लोग मारे गए थे, जिससे प्रेजेंट टाइम में कई लोग गवर्नमेंट के इस फैसले से नाराज थे। अब नेक्स्ट में दिखाया गया है कि डैन स्कूल में बायोलॉजी पढ़ा रहा था, लेकिन बच्चे बायोलॉजी लेक्चर में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो डैन उन्हें अपने फेवरेट टॉपिक पर बात करने के लिए कहता है। वहां पर मार्टिन नाम का लड़का भी था, जिसे ज्वालामुखी के टॉपिक पर बात करनी थी, क्योंकि उसे ज्वालामुखी के बारे में काफी नॉलेज था। लेकिन डैन मार्टिन से कहता है कि अभी ज्वालामुखी से भी ज्यादा कई बातें इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात कर सकते हैं। डैन देखता है कि सभी बच्चे डरे हुए थे, क्योंकि सच्चाई सबके सामने थी। एलियंस फ्यूचर वर्ल्ड में भी सब काम सफाया कर रहे थे, यानी कि कुछ वक्त के बाद दुनिया में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन डैन उन्हें कहता है कि हमें एलियन का मुकाबला करना होगा, क्योंकि हार मानने से बेहतर यही रहेगा कि हम कोशिश करें। अब डैन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि आपको बेसिक ट्रेनिंग के लिए
लिए सिलेक्ट किया गया है, तो जल्द ही दूसरे लोगों के साथ आपको ट्रेनिंग कैंप पर आना होगा। अब डैन मैसेज में मेंशन किए गए डॉक्यूमेंट लेकर ट्रेनिंग कैंप पर आता है। डैन वहां खड़े सोल्जर को अपने डॉक्यूमेंट देता है। अब डैन को एक चेयर पर बैठाकर उसके हाथ को एक खास मशीन में डाला जाता है। मशीन से डैन की बॉडी स्कैन करने के बाद वो सोल्जर कहते हैं कि डैन को फ्यूचर में जंग पर भेज सकते हैं और अगर डैन उस जंग में मारा गया तो उसकी फैमिली को $10 लाख मिलेंगे। वो मशीन फ्यूचर टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी। डिटेल से यह भी पता चलता है कि ठीक 7 साल बाद डैन मर जाएगा। अब उस मशीन के साथ अटैच एक दूसरी मशीन डैन के हाथ पर लगाई जाती है, जिससे डैन को बहुत दर्द होता है। वो मशीन डैन के बायो सिग्नेचर से एक डिवाइस जोड़ देती है। उस डिवाइस के जरिए डैन को फ्यूचर में भेजा जा सकता था और वापस प्रेजेंट टाइम में भी लाया जा सकता था। उस डिवाइस से डैन को ट्रैक किया भी जा सकता था। अब एक ऑफिसर डैन को वार्निंग देती है कि अगर उसने डिवाइस निकालने की या फिर उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और डैन की जगह युद्ध पर उसकी वाइफ एमी को भेजा जाएगा। अब डैन को 24 घंटे बाद फ्यूचर वर्ल्ड में भेजने वाले थे, जहां 7 दिन बिताने के बाद डैन को वापस प्रेजेंट टाइम में वापस लाया जाएगा। अब डैन एमी को यह बात बताता है कि उसे फ्यूचर वर्ल्ड में भेजने के लिए सिलेक्ट किया गया है। इस बात से एमी वरीड हो जाती है, क्योंकि वहां जाने के बाद डैन के वापस आने के कोई चांस नहीं थे। तो वो डैन से कहती है कि हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा, जिससे वो लोग तुम्हें ढूंढ ना पाए, लेकिन इसके लिए पहले वो डिवाइस निकालना जरूरी था, जिससे डैन को ट्रैक किया ना जा सके। सिर्फ एक ही शख्स डैन का यह डिवाइस निकाल सकता था और वो डैन के डैड जेम्स थे, जिनके साथ डैन का 36 का आंकड़ा था। लेकिन एमी डैन से कहते हैं कि हमारे लिए नहीं तो कम से कम हमारी बेटी म्यूरी के लिए तुम जेम्स से मिलो। अब ना चाहते हुए भी डैन अपने डैड के पास आता है। जेम्स एक इंजीनियर हुआ करते थे और वो भी पहले आर्मी में थे। अब जेम्स अमीर लोगों के प्लान अनऑफिशियली ठीक करता था। डैन जेम्स से कहता है कि मैं यह डिवाइस निकालना चाहता हूँ। जेम्स भी डिवाइस देखकर समझ जाता है कि इस डिवाइस से डैन को फ्यूचर वर्ल्ड में भेजा जाएगा। अब जेम्स बीती बातें भूलकर डैन के हाथ पर लगा वो डिवाइस निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करता है, लेकिन उसी वक्त डैन बीती बातें याद करके जेम्स से झगड़ा शुरू करता है। वो जेम्स से कहता है कि आपने बचपन में ही मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया और उसके बाद हम बहुत ही बुरे हाल में जीने लगे। आपने एक दिन भी हमसे मिलने की कोशिश नहीं की और यह भी परवाह नहीं की कि हम किस हाल में होंगे। आप एक खुदगर्ज इंसान थे और आपने हमेशा अपने बारे में ही सोचा और अब मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बेटी से या मेरी फैमिली के किसी मेंबर से मिले। जेम्स भी डैन से कहता है कि आर्मी को मेरी जरूरत थी और मेरे साथ रहने से तुम लोगों की जान का भी खतरा था, तो ना चाहते हुए भी मुझे यह डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन डैन जेम्स से काफी नाराज था। वो जेम्स से कहता है कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए और इतना कहकर वो डिवाइस निकाले बगैर वहां से चला जाता है। डैन गलाकर एमी से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे फ्यूचर वर्ल्ड में जाना ही होगा। डैन एमी से प्रॉमिस करता है कि वह 7 दिन बाद सही सलामत वापस आ जाएगा। दूसरे दिन डैन एमी और मीरी को अलविदा कहकर ट्रेनिंग कैंप पर जाने के लिए निकलता है। अब डैन उस ट्रेनिंग कैंप पर आता है, जहां पर कई लोग फ्यूचर वर्ल्ड में भेजने के लिए सिलेक्ट किए गए थे। सभी लोग आम नागरिक थे। उनमें से कई लोगों के पास युद्ध का कोई तजुर्बा भी नहीं था। यहाँ पर लेफ्टिनेंट हार्ट सबसे कहती है कि फ्यूचर वर्ल्ड में आपका मुकाबला एक खतरनाक एलियन से होगा। वो एलियंस बहुत ही पावरफुल है और उन्हें खत्म करने के लिए आपको एलियन के गले पर या फिर उसके स्टमक पर गोली चलानी होगी। सिर्फ वही उनका वीक पॉइंट है। यहाँ ट्रेनिंग कैंप में आए सभी लोगों को जरूरी हथियारों की इंफॉर्मेशन दी जाती है और उन्हें गोली सही निशाने पर चलाने की टारगेट प्रैक्टिस भी दी जाती है। हार्ट सबसे कहती है कि फ्यूचर वर्ल्ड में बचे हुए लोग 7 दिन बाद यहाँ पर वापस आ जाएंगे। अब यहाँ सभी लोगों को अलग अलग ग्रुप में शामिल किया जाता है। डैन ग्रुप आर में था, जिसमें उसके साथ कुछ लोग थे। डैन के ग्रुप में चार्ली नाम का बंदा भी था। चार्ली डैन से कहता है कि सामने 3 लोग बैठे हुए हैं, जिनके नाम क्रिस, रॉक और मारिया था। वो लोग फ्यूचर वर्ल्ड में पहले भी जा चुके थे और उनमें से रॉक बहुत बहादुर था। वो तीसरी बार फ्यूचर वर्ल्ड में जा रहा था। रॉक के गले में एक लॉकेट था, जिस पर उसने फ्यूचर वर्ल्ड के एलियन का एक बड़ा नाखून लगाया हुआ था। चार्ली डैन से कहता है कि मैं भी एक लैब में काम करता हूँ।
लेफ्टिनेंट हार्ट सबसे कहती है कि तुम लोगों को फ्यूचर वर्ल्ड में जाकर आर्मी के लोगों से मिलना होगा और इस जंग में उनकी मदद करनी होगी। सभी लोगों को एक पोर्टल से वहां पर भेजा जाएगा। सिर्फ यही एक पोर्टल था, क्योंकि फ्यूचर में एलियन के हमले के बाद इक्विपमेंट और मटेरियल की कमी की वजह से उन्होंने एक ही पोर्टल बनाया था। अब दूसरे दिन सब लोग फ्यूचर वर्ल्ड में जाने वाले थे। इस वक्त सब लोग आराम कर रहे थे। डैन और चार्ली भी वहां पर बात कर रहे थे। तभी अचानक से वार्निंग सायरन बजने लगता है। हार्ट सबको जल्द से जल्द रेडी होने के लिए कहती है, क्योंकि एलियंस ने फ्यूचर वर्ल्ड में आर्मी बेस कैंप पर हमला किया था, तो सबको इसी वक्त वहां पर जाना होगा। अब ट्रेनिंग कैंप में आए सभी लोगों को एक जगह पर लाया जाता है और वो पोर्टल शुरू किया जाता है। यहाँ सब लोग पोर्टल से धीरे धीरे फ्यूचर वर्ल्ड में जा रहे थे। अब डैन और उसकी टीम भी पोर्टल के जरिए फ्यूचर वर्ल्ड में चले जाते, लेकिन पोर्टल में भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सभी लोग प्रॉपर लोकेशन की जगह थोड़ा दूर दूसरी जगह पर आते, जिसमें कई लोग नीचे गिरकर या किसी चीज से टकराकर मारे जाते। डैन भी एक स्विमिंग पूल में आकर गिरता है। वहां पर चार्ली भी था। कुछ और लोग भी स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से बच गए थे। वो सब उस बिल्डिंग पर खड़े थे। वो देखते हैं कि यह मियामी शहर था जो एलियन के हमले से बुरी तरह से तबाह हो चुका था। रॉक सबसे कहता है कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ और यह सही जगह है। चार्ली भी दूरबीन से देखता है तो उसे नीचे कुछ एलियंस दिखाई देते। इस फ्यूचर वर्ल्ड में कर्नल म्यूरी डैन से कांटेक्ट करती है। कर्नल डैन से कहती है कि मियामी शहर में हर जगह वो एलियन फैल चुके, तो हम पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और आर्मी टीम थोड़ी देर बाद वहां पर बॉम्ब गिराने वाली है। कर्नल की टीम वहां एक लैब में फंसी हुई थी, तो कर्नल डैन से कहती है कि तुम अपनी टीम लेकर उस लैब में जाओ और वहां जाकर मुझसे कांटेक्ट करना। अब डैन अपने टीम मेंबर लेकर उस बिल्डिंग से नीचे आता है और धीरे धीरे उस लैब की ओर वो लोग आगे बढ़ने लगते। यहाँ चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी। आखिर वो लोग उस लैब वाली बिल्डिंग तक पहुंच जाते। सब लोग लैब में आते तो उन्हें एक जगह पर कई लोगों की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिन्हें एक साथ ऊपर की ओर लटकाया हुआ था। डैन भी कर्नल से बात करता है। कर्नल डैन से कहती है कि बिल्डिंग के अपर फ्लोर पर लैब में रिसर्च वर्क के कुछ सैंपल रखे हुए हैं, तो वो सैंपल कलेक्ट करके बिल्डिंग से बाहर आ जाना। अब डैन और उसकी टीम लैब तक पहुंचकर वो सैंपल अपने साथ ले लेते, लेकिन जैसे ही वो सब लैब से बाहर आते उसी वक्त उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। अब जब वो ऊपर की ओर देखते हैं तो वो व्हाइट स्पाइक एलियन उनकी ओर ही देख रहे थे। वो खतरनाक एलियन उन लोगों पर हमला कर देते। सब लोग उन एलियन से बचने के लिए अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन व्हाइट स्पाइक के हमले में वहां पर काफी लोग मारे जाते। व्हाइट स्पाइक बहुत ही खतरनाक एलियन थे। वो अपने सांप जैसे टेंटेकल से नुकीली स्पाइक अपने शिकार पर छोड़ते थे। वही इंसानी मांस उसका खाना था। वही मियामी शहर में बॉम्ब डालने के लिए प्लान्स भी निकल चुके थे। दूसरी ओर डैन और रॉक कुछ एलियन को मारने में कामयाब होते, लेकिन अब भी खतरा नहीं टला था, क्योंकि वो सब व्हाइट स्पाइक्स एलियन से तो बच गए थे, लेकिन दूसरी तरफ प्लान्स ने मियामी शहर में बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया था। अब डैन और टीम में बाकी बचे लोग वहां से भागना शुरू करते। आखिर में वहां पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसमें बहुत सारे एलियंस मारे जाते और राइट टाइम पर डैन, रॉक और दूसरे टीम मेंबर वहां से बच निकलते। सबको वहां से एक बेस कैंप पर लाया जाता है। डैन और चार्ली टेंट से बाहर आते। उन्हें वहां पर रॉक दिखाई देता है। डैन रॉक से पूछता है कि हमारी टीम के बाकी मेंबर कहाँ गए, तो रॉक कहता है कि कोई नहीं बचा, सब लोग मारे गए। रॉक डैन से कहता है कि मुझे भी कैंसर है और मैं भी 6 महीने बाद मर जाऊंगा, तो इसलिए मैं कोई सही काम करके मरना चाहता हूँ। अब कर्नल म्यूरी डैन से मिलती है। वो लैब से जरूरी सैंपल सही सलामत लाने के लिए डैन को शुक्रिया कहती है। अब कर्नल म्यूरी से बात करते हुए डैन को पता चलता है कि कर्नल म्यूरी उसकी ही बेटी है। डैन फ्यूचर में था और म्यूरी भी तब तक बड़ी हो चुकी थी। डैन म्यूरी से मिलकर काफी खुश था, लेकिन म्यूरी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। म्यूरी डैन से कहती है कि पूरी दुनिया जल्दी खत्म हो जाएगी और मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि मैं अपने डैड के साथ वक्त बिता पाऊँ। आपको यहाँ बुलाने के पीछे मेरा एक मकसद था। डैन म्यूरी से पूछता है कि किस मकसद के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है, तो म्यूरी कहती है कि सही वक्त आने पर मैं आपको सब बताऊंगी। यहाँ म्यूरी डैन को अपने फादर की तरह नहीं बल्कि एक टीम मेंबर की तरह ट्रीट कर रही थी। अब म्यूरी डैन को एलियन की हाइव यानी कि घोंसले के बारे में बताती है। म्यूरी कहती है कि अब तक हमने जितने भी एलियंस देखे वो सब मेल थे और फीमेल व्हाइट स्पाइक सबसे ज्यादा खतरनाक है। सभी मेल एलियंस उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को प्रोटेक्ट करते हैं। फीमेल एलियन बिना वजह फाइट नहीं करती, वो सिर्फ प्रोड्यूस करती है, यानी कि वो भारी मात्रा में बच्चे पैदा करती थी।
मीरी की टीम ने लैब में एक टॉक्सिन यानी कि खास जहर बनाया था जिससे मेल एलियंस मारे जाते थे, लेकिन फीमेल पर उस जहर का कोई असर नहीं होता था। इसलिए मीरी एक टीम लेकर फीमेल एलियन की हाइव में जाने वाली थी। वो सब फीमेल एलियन को पकड़कर उसे बंदी बनाकर लैब में लाने वाले थे, जिससे मीरी उस पर रिसर्च करके यह पता लगा सके कि आखिर फीमेल एलियन क्यों नहीं मरती और उसका वीक पॉइंट क्या है। टॉक्सिन को हम एक वैक्सीन समझ सकते जिससे एलियन मर सकते थे और वही टॉक्सिन उनकी लास्ट होप थी। अब मीरी डैन और उसकी टीम फीमेल की हाइव तक जाने के लिए निकलते। मीरी डैन से कहती है कि पहले ये सभी एलियंस उसी हाइव में थे, लेकिन फिर वो सब हाइव से बाहर आने लगे। मीरी कहती है कि वो एलियंस जब पृथ्वी पर लैंड हुए थे तो उनकी शिप, रडार या सैटेलाइट कहीं पर भी नजर नहीं आई। किसी को पता नहीं चला कि वो एलियंस कब आए और कहां से आए, और धीरे धीरे वो सभी एलियंस पूरी दुनिया में फैलने लगे। एलियंस के लिए कोई रूल्स या रेगुलेशन नहीं थे, बस हम उनका खाना है और वो सब भूखे हैं। अब वो सब हाइव की लोकेशन तक पहुंच जाते। मीरी डैन को हेलीकॉप्टर में ही रुकने के लिए कहती है और खुद एक टीम लेकर नीचे हाइव में चली जाती है। वहां सब लोग फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़कर एक बड़े केज में डालना चाहते थे, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग थी कि वह किसी के भी हाथ में नहीं आ रही थी। वही टॉक्सिन का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो सभी सोल्जर को बड़ी आसानी से और बुरी तरह से मार रही थी। मीरी हाइव में आकर उस फीमेल व्हाइट स्पाइक पर थोड़ा कंट्रोल पा लेती है। तभी ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ डैन देखता है कि फीमेल एलियन को बचाने के लिए वहां पर मेल एलियन की पूरी फौज आ रही थी। तो डैन भी नीचे हाइव में आ जाता है और वो भी फीमेल एलियन को पकड़ने के लिए सबकी मदद करने लगता है। काफी मेहनत के बाद डैन और मीरी फीमेल एलियन को केज में ला देते और एक हेलीकॉप्टर द्वारा उसे वहां से ले जा रहे थे। अब हाइव से बाहर आकर मीरी और डैन एक जीप लेकर वहां से भागने लगते। पूरी एलियन की फौज भी उनके पीछे थी, लेकिन मीरी जीप से मशीन गन से उन एलियन पर गोलियां चलाने लगती है। आखिर दोनों वहां से एलियन से पीछा छुड़ाकर समंदर किनारे तक पहुंच जाते। मीरी भी गुस्से में आकर डैन से कहती है कि मैंने आपको हेलीकॉप्टर में ही रुकने के लिए कहा था, तो आप नीचे हाइव में क्यों आए? तो डैन कहता है कि मैं बस मदद करना चाहता था और मेरी बेटी की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। डैन मीरी से पूछता है कि तुम किस बात से मुझसे इतनी नाराज हो? तो मीरी डैन से कहती है कि आप हमें छोड़कर चले गए थे। जब मैं 12 साल की थी तब आप और मॉम अलग हो गए। 14 साल की हुई तब आपने डिवोर्स ले लिया और मेरे 16वें बर्थडे पर आप हॉस्पिटल में थे और वहीं पर आप मर चुके थे। एक कार एक्सीडेंट की वजह से आपकी मौत हो चुकी थी और इसी वजह से मीरी डैन से नाराज थी। अब इसके बाद मीरी और डैन डिप्सवेल 9 नाम की जगह पर आते, जो कि समुद्र के बीचों बीच बनी हुई थी। वहां फीमेल एलियन को मजबूत जंजीरों से बांध कर रखा गया था और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया था, जिससे वो वहां पर कोई गड़बड़ ना कर सके। मीरी फीमेल एलियन का ब्लड सैंपल निकालकर उससे टॉक्सिन बनाने का ट्राई कर रही थी। मीरी को इसके लिए बहुत सारे टेस्ट करने होंगे और उनमें से सिर्फ एक ही टेस्ट पास होने वाला था, जिससे कि टॉक्सिन बन सकती थी, लेकिन हर टेस्ट आधे में ही फेल हो रहा था। वहां पर डैन भी आ जाता है। वो मीरी से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ किसी खास मकसद के लिए बुलाया था, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो और आखिर मेरा यहाँ होने का क्या रीजन है? तो मीरी कहती है कि वो टॉक्सिन का सॉल्यूशन अगर मुझे मिल भी जाए तो भी इस वक्त यहाँ पर हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है जिससे हम टॉक्सिन ज्यादा मात्रा में बना सके। मीरी डैन से कहती है कि आपको वो टॉक्सिन फ्यूचर वर्ल्ड से प्रेजेंट वर्ल्ड में ले जानी होगी और वहाँ भारी मात्रा में टॉक्सिन तैयार करके आने वाले एलियन हमले को नाकाम करना होगा, तभी हम दुनिया को एलियन से बचा पाएंगे। मीरी डैन से कहती है कि आप मेरे डैडी और मुझे आप पर पूरा यकीन है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इस बात से डैन परेशान हो जाता है क्योंकि मीरी और बाकी बचे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी वहाँ मीरी द्वारा किए जा रहे टेस्ट में कामयाबी मिलती है और टॉक्सिन सैंपल तैयार हो जाता है। मीरी वो टॉक्सिन सैंपल डैन को देती है। डैन भी मीरी से कहता है कि वो जरूर वापस आएगा और मीरी को बचा लेगा। तभी फीमेल एलियन होश में आ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज सुनकर मेल एलियन भी वहाँ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब मीरी की जिम्मेदारी थी कि डैन टॉक्सिन सैंपल लेकर पास्ट में पहुंच जाए, तो वह उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। वही एलियंस ने चारों ओर से हमला कर दिया था। डैन और मीरी भी उन एलियन से मुकाबला कर रहे थे। तभी एक एलियन टेंटेकल से स्पाइक मीरी पर छोड़ देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। अब मीरी भी जानती थी कि वो नहीं बच पाएगी, तो वो डैन को वहां से जाने के लिए कहती है।
मीरी डैन से कहती है कि मैंने गुस्से में आपको भला बुरा कहा, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो डैन से कहती है कि अब सब कुछ आपको ही करना है, जिससे फ्यूचर में होने वाली तबाही आप रोक सके। अब फीमेल एलियन वहां आकर फिर से दोनों पर हमला करती है। वो मीरी को पकड़कर उसे घसीटने लगती है। डैन भी मीरी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मीरी अपना हाथ छोड़ देती है। डैन भी टॉक्सिन सैंपल के साथ वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। वो लेफ्टिनेंट हार्ट से कहता है कि मेरे पास एक टॉक्सिन सैंपल है जिसे यहाँ भारी मात्रा में बनाना होगा और उसे फ्यूचर वर्ल्ड में ले जाना होगा। लेकिन हार्ट डैन से कहती है कि एलियंस ने वो आखिरी पोर्टल भी तबाह कर दिया है, तो फ्यूचर से अब हमारा कनेक्शन टूट चुका है, अब हम वहां पर नहीं जा पाएंगे। यह सुनकर डैन बहुत ही अपसेट हो जाता है। डैन वहां से घर आकर अपनी वाइफ एमी और अपनी बेटी मीरी से मिलता है। मीरी का चेहरा देखकर डैन उसके लिए वरीड हो जाता है। अब डैन एमी से कहता है कि वो फ्यूचर वर्ल्ड में मीरी से मिला था और उसने एक टॉक्सिन सैंपल बनाया है जिससे सभी एलियन मारे जाएंगे। अब डैन रॉक से मिलता है। वो रॉक से कहता है कि हमारे पास अब भी एक चांस है जिसे हम फ्यूचर में होने वाली जंग रोक पाएंगे। डैन उस टॉक्सिक के बारे में रॉक को बताता है, तो रॉक उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। अब डैन और चार्ली रॉक ने जो एलियन का नाखून निकाला था उसे लैब में टेस्ट करते। टेस्ट से उन्हें पता चलता है कि एलियन के नाखून में वोल्केनो की राख के सैंपल थे। अब एलियंस ने पहला हमला रशिया में किया था, लेकिन वहां पर कोई वोल्केनो नहीं था। चार्ली सैंपल चेक करके डैन से कहता है कि यह वोल्केनो की राख चाइना की है। अब डैन को याद आता है कि उसकी क्लास में मार्टिन नाम का लड़का था जिसके पास सभी वोल्केनो की जानकारी थी और वो एक वोल्केनो एक्सपर्ट था, तो वो सब मार्टिन से मिलते हैं। मार्टिन कहता है कि यह 1946 में चाइना में एक वोल्केनो फटा था और उसकी राख रशिया तक फैल चुकी थी। राख वहां जमा होने के बाद वो बर्फ से ढक गई और वहां पर आइस ग्लेशियर बन गया। अब डैन समझ जाता है कि एलियंस ईयर 2050 में नहीं, लेकिन ईयर 1946 में ही यहाँ पर आ चुके थे और उस वक्त सैटेलाइट या रडार जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिससे किसी को भी उन एलियन के आने का पता नहीं चला। वो ग्लेशियर के नीचे ही अपनी शिप में थे और जब 2048 में ग्लेशियर पिघला तो वो एलियंस वहां से बाहर आ गए। अब डैन रॉक और चार्ली आर्मी के लीडर से मिलकर रशिया जाने की बात करते और उसे बताते कि एलियंस इस वक्त वहीं पर मौजूद है, लेकिन आर्मी लीडर को डैन की बातों पर यकीन नहीं था, तो वो वहां से चला जाता है। अब डैन चार्ली और रॉक से कहता है कि सिर्फ एक ही आदमी हमें वहां तक पहुंचा सकता है। अब डैन अपने डैड जेम्स के पास आता है और उन्हें सारी बातें बताकर उनकी मदद करने के लिए कहता है। अब डैन की बात सुनकर जेम्स भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो सब टॉक्सिन सैंपल से जरूरी टॉक्सिन बनाकर प्लेन से रशिया में उसी लोकेशन पर आ जाते। यहाँ एक बड़ा शिप के शेप जैसा आइस ग्लेशियर था। जब वो बॉम्ब ब्लास्ट करते तो उन्हें वहां से अंदर जाने का रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते से वो अंदर आते हैं तो उन्हें वहां पर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखाई देता है। उनका बस यही प्लान था कि टॉक्सिन से एलियन को पहले ही खत्म कर दिया जाए, जिससे फ्यूचर में वह कोई तबाही ना फैला सके। तो वो लोग स्पेसशिप का दरवाजा काटकर अंदर घुस जाते। स्पेसशिप में आकर उन्हें पता चलता है कि शिप की खराब लैंडिंग हुई थी, इसी वजह से वो अब तक बाहर नहीं आ पाए। अंदर सभी एलियन डीप स्लीप में थे, वह किसी खास लेयर के अंदर आराम कर रहे थे। अब डैन सबसे कहता है कि यही मौका है, सब लोग जल्दी से सो रहे सभी एलियन को टॉक्सिन दे दो जिससे वो सब खत्म हो जाए। अब वो लोग उन एलियन को टॉक्सिन दे रहे थे, तभी वहां पर सोए हुए एलियंस जाग जाते। तो डैन सबसे कहता है कि अब हमें ब्लास्ट करके पूरी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय करनी होगी, वरना एलियन स्पेसशिप से बाहर आ जाएंगे और फिर उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब यहाँ पर रॉक डैन से कहता है कि तुम सबको लेकर यहाँ से निकल जाओ, वैसे भी कैंसर की वजह से मैं मरने वाला हूँ, तो बेहतर यही रहेगा कि अपने साथ उन एलियंस को भी खत्म कर दूं। रॉक के कहने पर डैन और बाकी लोग स्पेसशिप से बाहर आ जाते और उसी वक्त रॉक डेटोनेटर ऑन करता है, जिससे वहां पर बड़ा धमाका होता है, जिसमें स्पेसशिप के साथ सभी एलियन का नामो निशान मिट जाता है। धमाका इतना पावरफुल था कि उसमें एक भी एलियन के बचने के चांसेस नहीं थे। अब डैन, जेम्स और चार्ली वहां से बच निकलते। जेम्स बाहर ही खड़े थे। वो डैन से कहते हैं कि धमाके से पहले स्पेसशिप से एक एलियन बाहर आ चुका था, जो कि काफी बड़ा था। तब डैन समझ जाता है कि वो फीमेल एलियन थी। अब उस फीमेल एलियन को खत्म करना जरूरी था, क्योंकि अगर उसने बच्चों को जन्म दे दिया तो वो सभी एलियन दुनिया से ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे। उन्हें वो फीमेल एलियन दिखाई देती है और वो लोग उस पर हमला करते, जिससे उस व्हाइट स्पाइक फीमेल को बहुत गुस्सा आता है।
वो अपने टेंटेकल से नुकीली स्पाइक जेम्स और डैन पर छोड़ रही थी, जिससे एक स्पाइक डैन के पैर पर लगती है। लेकिन जैसे ही वो फीमेल एलियन डैन के करीब आती है, वह उसी स्पाइक से उस पर हमला करता है। यह डैन ने उस एलियन की एक आंख स्पाइक से फोड़ डाली थी। उसी वक्त जेम्स भी एलियन पर हमला करके उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देता है। वो एलियन दर्द से तड़प रही थी, वही उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो गुस्से में आकर इधर उधर स्पाइक छोड़ने लगती है। डैन उस एलियन के पैर में वह टॉक्सिक घुसा देता है। अब वो जहर इंजेक्ट होने की वजह से एलियन की बॉडी डैमेज होने लगती है, लेकिन फीमेल एलियन खुद अपना वो पाव काट देती है, जिससे वो टॉक्सिक के जहर से बच जाती है। वो डैन के सामने खड़ी थी और डैन भी यह एक आखिरी कोशिश करता है। डैन रॉक द्वारा दिए गए एलियन के नाखून से फीमेल एलियन का गला चीर देता है। वही वो टॉक्सिन की आखिरी बोतल सीधा उस एलियन के मुंह में घुसा देता है। अब यह टॉक्सिन ने अपना काम शुरू कर दिया था। एलियन का पूरा शरीर उस जहर से डैमेज होने लगता है, इससे फीमेल एलियन तड़पने लगती है। आखिर में डैन उस एलियन को ऊंचे पहाड़ से नीचे ढकेल देता है और यहाँ नीचे जाकर उस फीमेल की बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। आखिर सब खत्म हो चुका था। अब जेम्स, डैन और चार्ली बेफिक्र होकर वहां पर आराम कर रहे थे। टीवी पर भी यही न्यूज चल रही थी कि रशिया के बड़े आइस ग्लेशियर में जबरदस्त धमाका हुआ और वहां पर एलियन से रिलेटेड कोई चीज थी जो धमाके से तबाह हो चुकी है। डैन भी वापस घर आकर एमी और मीरी से मिलता है। डैन अपने साथ जेम्स को भी लेकर आया था। जेम्स भी मीरी को गले लगाता है। आखिर पूरी फैमिली एक साथ थी। डैन भी समझ गया था कि फैमिली से बढ़कर कोई चीज नहीं, तो वो भी तय करता है कि वह किसी को छोड़कर नहीं जाएगा। और बस यही पर द टुमारो वॉर मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2020 में रिलीज हुई द टुमारो वॉर मूवी को IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 52% एंड ऑडियंस स्कोर 80% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।